चलो भाई स्टार्ट करते हैं पेट पूजा के बाद। ठीक है, अब पढ़ते हैं। तू सीधा बैठियो, फिर आज जो है बैग गया जी। तो हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल किए थे कुछ। ठीक है, आज भी हमें न्यूमेरिकल करने हैं। तो उसमें दो क्वेश्चन है जो थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। बाकी फिर वही घिसे पिटे क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल लेवल है सीबीएसई का। तो हमने, चलो पहले पढ़ ही लेते हैं क्वेश्चन, फिर करेंगे स्टार्ट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, यस, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेन सोर्स है वो यहां पे है एस। पहले जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उस थ्योरी में मेन सोर्स एस नीचे था। यहां पे जो थ्योरी थी हमारी, उस थ्योरी में सोर्स यहां पे था एस। ठीक है, इस क्वेश्चन में सोर्स एस को यहां से ऊपर शिफ्ट कर दिया बाय सम एंगल। जब सोर्स यहां पे शिफ्ट हो गया तो क्वेश्चन में गिवन है यहां से जो वेव चलेगी पी तक पहुंचने के लिए, एक वेव इधर जाएगी और एक वेव यहां से इधर निकलेगी। जो वेव यहां से जाएगी वो फिर पी तक आएगी। जो वेव चलेगी नीचे से इस पॉइंट से, वो भी यहां तक जाएगी। तो इस तरीके से जो वेव है वो ट्रैवल कर रही है। तो पहले केस था, पहले मतलब जो थ्योरी में हमने सीखा है, थ्योरी में हमने सीखा है कि दो स्लिट्स हैं। जो सोर्स था वो सिमेट्रिक पोजीशन पे है। सिमेट्रिक का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर है। ये पॉइंट ए था, ये कोई मान लो पॉइंट पी, ये पॉइंट बी, और पहले ए से पी और बी से पी हमने ये निकाला था बीपी माइनस एपी। बीपी माइनस एपी अगर डिस्टेंस एक्स है तो इसकी वैल्यू आई थी एक्स डी बाई डी। ये हमने थ्योरी में सीखा हुआ है कि यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का जो पाथ डिफरेंस है वो आता है एक्स डी बाई डी। अगर मैं एक्चुअल में, तो सोर्स यहां से आ रहा है, तो अगर मैं यहां से पाथ डिफरेंस निकालता एस से स्टार्ट करके पी तक का, तो वो कितना आता? वो आता एक्चुअल में, पहले वेव ये गई और इधर, और एक यहां से यहां पे, तो क्या आएगा? एक आएगा एस से प्लस ए पी, और यहां से आएगा एस बी प्लस बी पी। तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा? पाथ डिफरेंस आएगा एस बी, ज्यादा में से कम वाला माइनस कर दिया। एस बी और एस ए जितनी डिस्टेंस ये है सेम डिस्टेंस ये है, तो ये यहाँ पे कट गए, तो इनको लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो मेनली क्या बचता है? बीपी माइनस एपी। तो हम लिखते हैं पार्ट डिफरेंस क्या आता है? बीपी माइनस एपी आता है, क्योंकि ये चीज और ये चीज क्या है? इक्वल है। लेकिन जो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में दोनों बराबर नहीं है। ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है। तो यहां पे अगर मैं पार्ट डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे? एस से पी तक का जो पाथ डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? पाथ डिफरेंस को लिखने का तरीका यहां पे क्या आएगा? बड़ा लेंथ कौन सी आएगी? जो बड़ी लेंथ है, ऊपर वाली या नीचे वाली? नीचे वाली आएगी। तो क्या क्या आएगी? पहले गए एस से एस टू तक, और फिर एस टू से पी, माइनस एस से एस वन, और प्लस एस वन, माइनस ले लो। ये एस एस टू माइनस एस एस वन अलग कर दिया, और एस टू पी माइनस एस वन पी अलग कर दिया। बोलो कोई डाउट है तो? ठीक है, थ्योरी के अंदर ये दोनों बराबर थे तो दोनों कट गए थे। इस क्वेश्चन में गिवन है इन दोनों का जो पार्ट डिफरेंस है यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, वो पार्ट डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है ये रहा, एस एस टू और माइनस एस एस वन किसके बराबर है? मतलब ये पार्ट डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है? लैम्डा बाय 4 के। और एस टू पी माइनस एस वन पी थ्योरी में था बीपी माइनस एपी, यहां पे क्या आ गया? एस टू पी माइनस एस वन पी। वो किसके बराबर होगा? अगर ये डिस्टेंस मान लो एक्स है तो वो तो पार्ट डिफरेंस आएगा एस टू पी एस एस वन पी एक्स डी बाई डी।
तो मेरे पास टोटल जो पाथ डिफरेंस है वो ये आ गया, सिर्फ लैम्डा बाय 4 एक्स्ट्रा आ गया। पहले एक्स डी बाई डी था, अब कितना आ गया? तो यहां का पार्ट डिफरेंस था वो भी हमने ऐड कर दिया। इतना क्लियर है? अब आगे का पार्ट जो है वो सारा सेम है। क्वेश्चन बोला है कंडीशन निकालो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, सीआई और डीआई की कंडीशन निकालनी है। तो देखो सीआई के लिए क्या होगा, सीआई के लिए मुझे पता है जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है एन लैम्डा, और हमारा जो पाथ डिफरेंस आया है वो कितना आया है? लैम्डा बाय 4 प्लस एक्स डी बाई डी, ये कितना आएगा? एन लैम्डा। तो जो मेन डिफरेंस आएगा यहां से एक्स डी बाई डी वो कितना आएगा? वो आएगा एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 4, कुछ कॉमन आएगा? हाँ, एन माइनस 1/4 इंटू लैम्डा। तो जो वैल्यू पहले सिर्फ एन लैम्डा थी अब कितनी हो गई? एन माइनस 1/4 इंटू लैम्डा। ठीक है इतना। तो अगर मुझे यहां से एक्सएन भी निकालना हो, यहां से एक्सएन कितना आएगा? एक्सएन आएगा एन माइनस 1/4 लैम्डा डी बाई, ठीक है। सेम किसके लिए निकालोगे? डी के लिए। डी के लिए क्या होगा? लैम्डा बाय 4 प्लस एक्स डी बाई डी कितना होता है? 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2, ठीक है, यही होता है। तो यहां से एक्स डी बाई डी कितना आएगा? 2n-1 लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 4, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, ये आएगा हमारे पास 4n-2 -1 बाई 4 इंटू लैम्डा। ठीक है भाई, एलसीएम ले लेना। तो 4n-3/4 इंटू लैम्डा, और x की वैल्यू आएगी 4n-3 लैम्डा डी बाई डी और इंटू 4। तो ये हमारे पास सी आई के लिए बेसिक कंडीशन ये बनी है, मतलब ये वाली कंडीशन बनी है एक। यहाँ पे कंडीशन ये थी पार्ट डिफरेंस की, और फिर वहां से मैंने x निकाला तो मेरे पास ये बन गया। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या निकालना था? कंडीशन निकालनी है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो हमने निकाल दी। अगला पार्ट बोला है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। मुझे फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकालना है। क्या आपको याद है फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं? फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन आता है एक्सएन माइनस एक्सएन माइनस 1। ठीक है, हमें पता है इंटरफेरेंस में सी आई हो डी आई हो दोनों की फ्रिंज क्या आती है? सेम आती है। तो अब आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला या ये वाला आपकी चॉइस है, आंसर सेम आएगा। मान लो ये यूज करते हैं n-1/4 लैम्डा डी बाई डी, ये है n-1/4 लैम्डा डी बाई डी माइनस n-1 में क्या आएगा? जहां n था वहां n-1 1/4 और लैम्डा डी बाई डी, कुछ कॉमन आएगा? लैम्डा डी बाई डी कॉमन, ये आएगा n-1/4 माइनस अंदर ले गए माइनस n प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1/4, तो 1/4 1/4 और n से n कैंसिल, सिर्फ 1 बचा, मतलब लैम्डा डी बाई डी। ये तो वही आ गया जो पहले था। ठीक है, तो सोर्स को शिफ्ट करने से, जब मैंने सोर्स को शिफ्ट किया तो क्या फ्रिंज विड्थ में चेंज आया? कोई नहीं। सोर्स को शिफ्ट करने से फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट क्या है? लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी? तो सेंट्रल फ्रिंज कैसे निकालेंगे? पहले हमने सेंट्रल फ्रिंज कैसे निकाली थी? सेंट्रल फ्रिंज पे क्या क्या होता है सोचो। सेंट्रल फ्रिंज तो होता है, एक तो वो देता है हमारे पास ब्राइट फ्रिंज होती है। सेंट्रल फ्रिंज क्या होती है? ब्राइट फ्रिंज। और ब्राइट फ्रिंज में एन कितना आता है? 0। तो मैंने फॉर्मूला यूज किया एक्स एन का, क्या था फॉर्मूला? ये रहा n-1/4 और लैम्डा डी बाई डी, और n में क्या पुट कर दिया? 0। एक्स एन क्या आएगा? या x0 आएगा माइनस लैम्डा डी बाई 4d। माइनस क्यों आ रहा है?
इस माइनस का मतलब क्या है, ये दो सोर्स हैं, ये स्क्रीन है, पहले सेंटर में मिलती, अगर सोर्स यहाँ था, हमने सोर्स को यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो सोर्स को ऊपर शिफ्ट करने से जो पोजीशन है वो माइनस में आ रही है। अगर ऊपर पोजीशन प्लस की है तो नीचे क्या आएगी, माइनस की आएगी। तो माइनस लैम्डा डी बाय 4d का मतलब क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ मिल रही है। कहाँ मिल रही है, इधर नीचे। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल जो फ्रिंज है वो अब सेंटर से, जो मेन पहले सेंटर होता वहां से इतनी डिस्टेंस नीचे आ गई। तो अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है कि सोर्स की पोजीशन शिफ्ट करने से क्या फ्रिंज भी बदलती है, तो आंसर आएगा नहीं। क्वेश्चन बोलेगा सोर्स को शिफ्ट करने से सेंट्रल फ्रिंज कहाँ पे शिफ्ट होगी, तो अगर ऊपर किया तो नीचे आ गई, इसको नीचे करते तो कहाँ पहुंच जाती, फिर वो ऊपर पहुंच जाती। ठीक है, तो एक ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी पहले आता शायद। तो ये क्वेश्चन 2014 या 2015 में आता है एक बार अभी तक। ठीक है, उसके बाद ऐसा रिपीट नहीं हो क्वेश्चन का भी, बट एक अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्लियर है, तो इसमें 3 पार्ट थे करने के लिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, अब ये DIY है, इसमें सिर्फ बताना है आपको, इसमें सिर्फ बताना है आपको कि सोर्स को शिफ्ट करने से देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रिंज विड्थ। तो सोर्स शिफ्ट करने से सिर्फ क्या होता है, पोजीशन बदलती है सेंट्रल मैक्सिमा की या सेंट्रल फ्रिंज की, जो फ्रिंज विड्थ है उस पर क्या आता है, कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, ये आप कर लोगे। एक क्वेश्चन ये, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, जो थोड़ा डिफिकल्ट में काउंट होता है, बाकी सब सिंपल चीजें हैं। इसमें लिखा हुआ है इन अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द टू कोहेरेंट बीम्स हैव स्लाइटली डिफरेंट इंटेंसिटी आई एंड आई प्लस डेल्टा आई। ठीक है, तो एक I1 मान ली और एक I2 मान ली। हमेशा हम कोशिश करते हैं जो बड़ी वाली है वो I1 हो, छोटे वाली क्या हो, I2 हो। ठीक है, तो एक इंटेंसिटी I और एक कितनी है, I प्लस डेल्टा आई। तो मैंने मान लिया जो I1 है वो कितना है, I प्लस डेल्टा आई, और I2 कितना है, I। बोला है अगर एक इंटेंसिटी ये है और एक इंटेंसिटी ये है तो शो करना है हमें क्या, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी at the maxima is nearly 4i and while at the minima is delta I square by 4i। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फिजिक्स का कुछ खास यूज नहीं है, बस प्योर मैथमेटिक्स है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का हमें थोड़ा सा यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो वही है कि दिमाग चलेगा या नहीं चलेगा कि आप ये डेल्टा आई स्क्वायर काइंड ऑफ कुछ टर्म ले आओ। पहले ये सोचते हैं कि अगर इंटेंसिटी अलग अलग होती हैं तो हमारे पास टोटल इंटेंसिटी निकालने का कौन सा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला तो वो था कि आई कितना होता है, 4i cos स्क्वायर 5/2। वो फॉर्मूला तब आता है जब दोनों बराबर हो, हैं तो बराबर नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था वो था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और cos 5। ठीक है, तो यहां से आई मैक्सिमा कब होगा, जब cos 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो ये 1 होगा तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, मतलब ये बेसिकली क्या बचता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले, रूट I1 प्लस रूट I2 स्क्वायर। और आई मिनिमा कितना आएगा, वो होता है जब cos 5 की वैल्यू कितनी आती है, -1। यहाँ -1 लोगे तो बनेगा रूट I1 स्क्वायर रूट I2 स्क्वायर 2ab, मतलब रूट I1 रूट I2 आगे माइनस है, तो ये बनेगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तुमने पहले सीखा हुआ है, ये हमने थ्योरी में भी सीखा हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू ये आती है और मिनिमम ये आती है। अब मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना है और ये जो I1 और I2 दे रखा है इन दोनों का यूज करना है और ट्राई करना है कि ये वैल्यू क्या आएंगी। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, तो अब हम अपना जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले हम बात करते हैं मैक्सिमा की। तो मुझे पता है, अब यार मैंने पेज नहीं दिया बीच में, तो आई मैक्सिमा कितना होता है, आई मैक्सिमा आता है हमारे पास रूट I1 प्लस रूट I2
होल स्क्वायर। I1 की वैल्यू कितनी है? I प्लस डेल्टा आई। I1 की वैल्यू है I प्लस डेल्टा आई, और ये वैल्यू कितनी है? रूट आई और इसका होल स्क्वायर। ये आएगा। क्या इसमें से रूट आई कॉमन ले सकते हैं? या ऐसे अभी इसकी बात करते हैं। रूट आई कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस डेल्टा आई बाई आई। रूट का मतलब पावर क्या होती है? रूट का मतलब पावर क्या होती है? हाफ। हाँ या ना? ठीक है, यही होगा। ये रूट आई बाहर आएगा और ये बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या होता है वैसे? रूट आई, और 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या होता है? याद है? 1 प्लस एक्स की पावर एन। स्मॉल वैल्यू के लिए 1 प्लस एक्स की पावर एन होता है क्या? 1 प्लस एन एक्स या एक्स एन। तो ये 1 प्लस इस x की पावर n का मतलब क्या होगा? रूट आई, और ये इससे आगे होगा मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस क्या आएगा? हाफ डेल्टा आई बाय आई, और प्लस ये, तो सिर्फ इतनी वैल्यू है, और ये क्या चल रहा है? रूट आई, और पूरे की वैल्यू कितनी है? 2। यही है। ये रूट आई यहाँ भी है, रूट आई यहाँ भी है, रूट आई कॉमन ले लिया। क्या बचेगा बाहर? रूट आई स्क्वायर। क्यों? ये होल स्क्वायर था। और ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस डेल्टा आई बाई 2 आई, और प्लस 1 का स्क्वायर। 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 प्लस डेल्टा आई बाई 2 आई का स्क्वायर। बट मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना है वैल्यू कितनी है? नियरली 4i। नियरली 4i। अब ये 4i कैसे आएगा? ये वैल्यू 4i कैसे आएगी? ये डेल्टा आई है ना? ये वैल्यू क्या है? डेल्टा आई। डेल्टा आई क्वेश्चन में ही गिवन है कि डेल्टा आई बहुत छोटा है आई से। अगर डेल्टा आई बहुत छोटा है आई से, तो क्या इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं? अगर आप डेल्टा आई को नेगलेक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा? आई 2 प्लस ऑलमोस्ट 0 का स्क्वायर, और कितना आ जाएगा? 4i। अब तुम बोलोगे ये काम यहाँ क्यों किया? ये काम अगर हम यहीं कर देते तो हमारे पास यहीं आ जाता स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हैं ना? मुझे पहले नहीं पता कि मैं कहाँ पे डेल्टा आई 0 मानूं। मैं यहाँ तक आया, सॉल्व करता हुआ, यहाँ पे आ गया, अटक गया। तो मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने यही मान लिया डेल्टा आई 0 है। डेल्टा आई स्मॉल है तो डेल्टा आई बाई आई क्या आएगा? और स्मॉल आएगा। तो क्या कर सकते हैं? उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये हट गया, और क्या आंसर आ गया? 4i। यही सेव हमने फिर से किया। किसके लिए? किसके लिए? मिनिमा के लिए। एग्जैक्ट सेम स्टेप्स हैं। एग्जैक्ट सेम स्टेप्स हैं। बस मिनिमा में क्या आता है साइन? मिनिमा में क्या साइन आता है? माइनस का। तो इसको थोड़ा कर दें शॉर्टकट में, सेम स्टेप्स। तो कहाँ कहाँ पे मतलब गायब कर सकते हैं? देखो, पहला स्टेप सेम आएगा, आई प्लस डेल्टा आई माइनस रूट आई पूरे का स्क्वायर। ठीक है, रूट आई कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस डेल्टा आई बाई आई, इसकी पावर हाफ, और ये है रूट आई और पूरे का स्क्वायर। पूरे में से रूट आई कॉमन ले लिया तो बाहर आएगा रूट आई स्क्वायर, और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस डेल्टा आई बाय आई की पावर हाफ माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या होती है? अभी लिखा था 1 प्लस हाफ और डेल्टा आई बाय आई, यही आएगा, और -1। यहाँ +1 था और यहाँ पे क्या आ गया? -1। तो यहाँ पे कट गया। क्या बचेगा? आई और स्क्वायर है ये, डेल्टा आई स्क्वायर अपॉन 4i स्क्वायर, एक आई कैंसिल, तो डेल्टा आई स्क्वायर डिवाइड बाय 4i। तो ये जो वैल्यू है डेल्टा आई स्क्वायर बाय 4i आप कर सकते हो। बट ये ऐसा क्वेश्चन है कि कभी फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको हवा भी नहीं आएगी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है, बहुत सारे बच्चों को।
ठीक है, सबको तो नहीं, बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स है और आपको बस ये यूज करना है मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है और मिनिमा का फॉर्मूला क्या होता है, वहीं से स्टार्ट करना है और डिड्यूस करना है थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन यूज करके। तो वैल्यू हमने यहाँ यूज किया है, सेम हमने यहाँ पे यूज किया। क्लियर है? ठीक है, तो एक ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए है कि ये ना बहुत सारे देखो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पहले कर रखे हैं तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग लगा सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन आएगा, सेम तो चांस कम है आने के, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे आपको कुछ नियरली प्रूफ करना है आसपास स्मॉल वैल्यूज में, तो आप ये सब यूज कर सकते हो। ठीक, कर दें आगे। ओके, तो मेन पार्ट वही था, बाकी ये सब जो है चीजें हैं वो आसान है, उतना टिपिकल नहीं है अभी। एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एस जो है वो है साइज ऑफ सोर्स गिविंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। एस जो है साइज है सोर्स का, सोर्स का साइज है। सोर्स मतलब एक मेन सोर्स था ये, इससे दो स्लिट्स बनी और फिर स्क्रीन है। तो मेन सोर्स का साइज है वो कितना है एस, और ये एक वेवलेंथ है लैम्डा। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डी, जो दो स्लिट्स हैं इनके बीच में सेपरेशन कितना है डी, और डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स टू स्क्रीन। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है डी। व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस टू बी सीन। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हमें कब दिखेंगी, जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं वो हमें कब दिखेंगी, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिक सा रूल ये है कि जो सोर्स का साइज है, जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं, वो फ्रिंजेस का जो साइज है वो इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे मतलब यहां से, इस सोर्स से जहां फ्रिंजेस बनेंगी, उन फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो इस सोर्स के विड्थ से ज्यादा होनी चाहिए। एक फ्रिंज की विड्थ क्या होती है बीटा, तो ये जो बीटा है ये सोर्स के साइज से क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए। ये जो बीटा आएगा वो क्या होना चाहिए सोर्स के साइज से ज्यादा होना चाहिए। बीटा की वैल्यू क्या होती है लैम्डा डी बाई डी। डी को नीचे ले जाओ तो क्या आएगा एस बाई डी लेस देन क्या बाई, क्या आएगा एस बाई डी और लैम्डा बाई डी। इसी कंडीशन को हम आगे जाके ऐसा भी लिख सकते हैं एस बाय एस इज लेस देन लैम्डा बाई डी। अब इस कैपिटल एस जो होता है वो क्या होता है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये स्मॉल एस है और ये जो है वो क्या है कैपिटल है। तो कैपिटल एस होता है कहां से कहां तक की डिस्टेंस, जो मेन सोर्स है वहां से स्लिट्स तक की डिस्टेंस है वो कैपिटल एस है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा अभी आगे कि अगर इस सोर्स को दूर ले गए और इस सोर्स को स्लिट्स के पास ले गए तो इंटरफेरेंस पे क्या इफेक्ट होगा। अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, अभी तो क्या पूछ रहा है बस कि इस डी के बीच में और एस के बीच में क्या क्राइटेरिया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसकी विड्थ है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए देखने के लिए, तभी देख पाएंगे। ठीक है, यहां तक 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, सिर्फ ये लिखने के लिए आता है, बस ये लिख दो आंसर। क्यों आता उन्हें बता दें यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है ये, बोला व्हाट इज द अफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस पैटर्न YDSC एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। ठीक है, तो पहले तीन तो बहुत आसान है, उनमें कुछ खास हमें दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। पहले तीन तो आसान से हैं। देखो किसमें बता रहा है वो, इंटरफेरेंस फ्रिंज। फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा डी बाई, फ्रिंज का फॉर्मूला है लैम्डा डी बाई डी। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम स्लिट्स। स्क्रीन को दूर ले जाने का मतलब है ये डी बढ़ गया। ठीक है, तो पहले पार्ट में बीटा क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के, तो अगर आपने डी को बढ़ा दिया तो बीटा क्या होगा बढ़ेगा, कुछ है नहीं इसमें करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ।
यहां से दिख रहा है साफ साफ बीटा, लैम्डा के साथ भी क्या है, डायरेक्टली है। लैम्डा डिक्रीज करोगे तो बीटा भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कुछ है नहीं इसमें भी करने के लिए। थर्ड है सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज इंक्रीज्ड। थर्ड केस, बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। दो स्लिट्स के सेपरेशन को इंक्रीज कर दिया, तो अगर डी बढ़ेगा तो बीटा क्या होगा, कम होगा। इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो पहले तीन तो बहुत फालतू से हैं, सब फॉर्मूला बेस है, वो हो जाएंगे। ठीक है, अगले दो थोड़े से कंफ्यूजिंग है। फोर्थ केस है सोर्स स्लिट। जो मेन सोर्स स्लिट है इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। सोर्स स्लिट, सोर्स स्लिट क्या होती है, ये जो मेन सोर्स है, ये सोर्स को आप इस स्लिट के पास ला रहे हो, आप इस कैपिटल एस को कम कर रहे हो, इस स्लिट को आप ऐसे आगे लेके जा रहे हो। तो इस स्मॉल एस का और जो कैपिटल एस का है, इसका रिलेशन ये आता है डायरेक्ट कि एस बाय एस क्या होता है, लैम्डा बाय डी से कम होना चाहिए। किसके लिए, फॉर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस टू बी सीन। तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ में सेम है, कंडीशन ये है कि एस बाय एस मस्ट बी लेस देन लैम्डा बाय डी। एस क्या था, जो एक सोर्स है उसकी जो विड्थ है वो एस है, जो मेन दो स्लिट्स हैं वो डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल एस, और ये डिस्टेंस कितनी है, डी। अभी उसकी बात नहीं कर रहा, वो यहां बात कर रहा है। हमें पता है एस बाय एस छोटा होना चाहिए लैम्डा बाय डी से। तो अगर एस बाय एस बड़ा हो गया लैम्डा बाय डी से तो क्या इंटरफेरेंस होगा, नहीं होगा। एस बाय एस कब बड़ा हो सकता है लैम्डा बाय डी से, अगर एस बाय एस की वैल्यू बढ़ानी है तो जो नीचे वाला एस है वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और ऊपर वाला एस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। सोर्स स्लिट को पास ला रहे हैं, तो इसमें एस इंक्रीज कर रहा है। अगर आप एस को इंक्रीज करोगे, क्या इंक्रीज थोड़ा कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो एस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अगर एस डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब स्मॉल एस बाय कैपिटल एस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड व्हेन एस बाय एस बिकम्स मोर देन क्या, लैम्डा बाय डी, इंटरफेरेंस विल डिसअपियर। इंटरफेरेंस विल डिसअपियर। समझ में आ रहा है, इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, कब नहीं होगी, अगर आप इस छोटे एस को बढ़ाना शुरू कर दो या बड़े एस को कम करना शुरू कर दो। फोर्थ केस है बड़े वाला एस कम कर दिया। फिफ्थ केस है विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड। जो सिंगल सोर्स था, ये सिंगल सोर्स, इसकी विड्थ को इंक्रीज कर रहे हो। इसकी विड्थ इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इसकी विड्थ इंक्रीज करोगे तो क्या होगा। अगर अब फिफ्थ केस में क्या बोल रहा है, फिफ्थ केस में एस को इंक्रीज कर दिया, एस को इंक्रीज कर दो, अगेन क्या होगा, एस बाय एस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड व्हेन एस बाय एस बिकम्स मोर देन लैम्डा बाय डी, फिर से आंसर सेम क्या होगा, इंटरफेरेंस डिसअपियर। अब ये अगेन दो पार्ट ऐसे हैं जो नहीं हो पाएंगे अगर पहले नहीं कर रखे तो। ठीक है, पहले तीन में दिक्कत नहीं है, वो लॉजिकल बेस पे हर कोई कर लेता है, पर जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है वो नहीं होते। ऐसे ही लास्ट पार्ट है सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सिक्स पार्ट है मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। पूरा इंटरफेरेंस तब होता है जब मैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करता हूं। अगर मैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह व्हाइट लाइट यूज करूंगा तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा मिलेगा। तो अभी देखो, मान लो ये दो स्लिट्स हैं और ये स्क्रीन है और ये मेरा सोर्स है, ये सोर्स व्हाइट सोर्स है, व्हाइट लाइट है। इस व्हाइट लाइट में 7 कलर हैं, पर जब मैं सेंटर की बात करूंगा, इस सेंटर पे मान लो पहले रेड कलर था, क्या था पहले, रेड कलर, रेड चला,
ऐसे होगा रेड। रेड कलर के लिए ये दोनों पाथ लेंथ सेम है, तो पाथ डिफरेंस 0 हो गया, तो यहां पे मुझे रेड कलर मिलेगा मिलेगा। ठीक है। जब ग्रीन आएगा तो क्या होगा ग्रीन के लिए, सेम, ये ग्रीन, ये ग्रीन, ग्रीन के लिए भी पाथ लेंथ सेम है। ठीक है, तो मुझे यहां पे ग्रीन भी मिलना चाहिए। ऐसे ही जो विबग्योर है, पूरा जो विबग्योर है, हर कलर के लिए इस सेंटर पे पाथ लेंथ सेम है, तो यहां पे मुझे वो कलर मिलना चाहिए, रेड भी ग्रीन भी पूरा मिलना चाहिए। ये सारे मिलके वापस क्या बना देंगे, व्हाइट। तो अगर व्हाइट लाइट यूज करोगे तो सेंटर जो आता है स्पॉट वो कैसा आता है, सेंटर स्पॉट जो क्या आता है, व्हाइट लाइट। सेंटर क्या आता है, व्हाइट लाइट आता है। तो अगर आप व्हाइट लाइट यूज करोगे तो सेंटर पे तो व्हाइट लाइट मिलनी है, पहली चीज। दूसरा, लेट्स से ये स्क्रीन थी और यहां से रेड कलर चला, सेंटर पे रेड है, इतना मुझे रेड मिल रहा है, मतलब व्हाइट मिल रहा है, अभी मैं रेड बना रहा हूं, और मुझे यहां पे एब्सेंस मिल रही है रेड कलर की। यहां पे रेड कलर के हिसाब से पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है, मतलब पाथ डिफरेंस 90 के उसमें आ रहा है, 2n-1 के फॉर्म में आ रहा है। तो यहां पे रेड कलर एब्सेंट है, डार्कनेस है या डार्क फ्रिंज है। लेकिन जरूरी है कि इसी डिस्टेंस पे बाकी कलर का भी डार्क हो, क्योंकि सबके लिए लैम्डा जब अलग है, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हर एक कलर का लैम्डा अलग है, तो हर कलर के लिए बीटा डिफरेंट आएगा। तो जितने डिस्टेंस में लैम्डा के लिए डार्कनेस है, क्या सेम डिस्टेंस बाकी कलर की आएगी, नहीं आएगी। तो ऐसा हो सकता है कि जहां पे लैम्डा मतलब ब्लैक कलर का डार्कनेस थी, वहां पे किसी और कलर का मैक्सिमा आ रहा हो। तो मान लो यहां पे पूरी विड्थ ना सही, इस छोटी सी जगह में येलो आ रहा हो या कोई और कलर आ रहा हो। ठीक है, तो ऐसे जहां भी किसी कलर की डार्कनेस आ रही है या डार्क फ्रिंज आ रही है, उस कलर पे, उस पोजीशन पे किसी और कलर का मैक्सिमा आ सकता है। तो बीच में तो व्हाइट बनेगा, पर बाकी सारे क्या होंगे, कलरफुल। कहीं पे कोई कलर आ रहा है, कहीं पे कोई कलर आ रहा है, तो पूरा क्या बनेगा, कलरफुल बनेगा। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि अगर व्हाइट लाइट यूज करोगे तो क्या होगा। तो दो चीजें, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, सेंट्रल फ्रिंज कैसी आएगी, सेंट्रल फ्रिंज कैसी आएगी, इज व्हाइट, एंड साइड फ्रिंजेस कैसी आएंगी, कलरफुल। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देखते हैं दोबारा से। इस सेंट्रल पोजीशन पे हर एक कलर का मैक्सिमा आ रहा है। अगर सेंट्रल पोजीशन पे हर कलर का मैक्सिमा आएगा तो सेंटर पे सारे कलर मिलेंगे एक साथ, सारे कलर मिल के वापिस क्या बनाएंगे, व्हाइट बना देंगे। पर जहां पे एक कलर का मिनिमा आ रहा है, जहां पे एक कलर के लिए डार्क बनता है, वहां पे किसी और कलर का मैक्सिमम मिलेगा। तो मान लो एक जगह पे रेड नहीं है तो वहां पे ग्रीन येलो कुछ बनेगा, ऐसे कहीं पे जहां पे ग्रीन नहीं है वहां पे रेड आ सकता है, या ऐसे क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ कलर्स होगी, जिससे क्या बनेगा, पूरा पैटर्न बनता है कलरफुल। तो और जो सेंट्रल स्पॉट है वो कैसा है, सेंट्रल स्पॉट कैसा आएगा, सेंटर वाला तो व्हाइट आएगा। ठीक है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है, मतलब टोटल मिला के 6 पार्ट है ये, और 6 के 6 में से कोई भी 2 या 3 मिक्स करके पेपर में आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि क्या है, एनसीईआरटी का पार्ट है। क्लियर है यहां तक, ओके। एक क्वेश्चन है ये भी मतलब 1 लाइन का आंसर है। क्वेश्चन है कि कैन टू आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट सोडियम लैम्प और सोर्स एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्स। हमने स्टार्टिंग में लिखा था कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन थी कोई भी ऐसे दो सोर्स जिनका पाथ डिफरेंस या तो 0 है या फिर कांस्टेंट है, उसको हम बोलते हैं क्या, कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, मतलब क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट में इसका, वैसे तो इसका काफी डिटेल्ड आंसर है। डिटेल आंसर ये है कि हमें किसी सोर्स से लाइट कैसे मिलती है, कोई भी जो सोर्स है वो लाइट कैसे एमिट करता है। कोई भी सोर्स में बहुत सारे एटम्स हैं,
जब उन एटम्स में एक्साइटेशन लेवल से वो डी एक्साइट होते हैं तो क्या होता है, कोई फोटोन निकलता है, ठीक है। वही फोटोन हमें क्या दिखता है, एज अ लाइट की फॉर्म में दिखता है। अब एक एटम में इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल पे हो सकता है, ठीक है। मान लो आपने दो एटम चूज किए, तो दोनों एटम में एक मोमेंट पे कौन सी ट्रांजिशन होगी वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। वो उनकी ट्रांजिशंस हो रही है। तो क्या दो एटम में पॉसिबल है कि दोनों में सेम टाइम पे सेम एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन नीचे आए? पॉसिबल नहीं है। बाय चांस की बात है, एक के लिए हो गया, बट इन जनरल जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों में सेम ट्रांजिशन हो। तो एक एटम के ट्रांजिशंस कभी भी दूसरे एटम से मैच नहीं करते, तो दो सोर्स को तो कभी मैच कर ही नहीं सकते। तो शॉर्ट में आंसर क्या लिखते हैं कि टू सोर्स, टू इंडिपेंडेंट सोर्स, टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट as their path difference will never be constant, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क भी मान लो। और भी है क्या? ये पढ़ो क्वेश्चन। Why is interference pattern not detected when two coherent sources are far apart? टू कोहेरेंट सोर्स मतलब जो दो स्लिट्स थी, देखो बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। जो दो सोर्स थे, वो ये दो सोर्स हैं, इनके बीच में गैप डी है। एक होता है कि दो स्लिट्स को दूर ले गए, तो दूर जाने से क्या होगा, जब हम ये बोलते हैं कि ये दूर जाएंगे तो डी बढ़ेगा, डी बढ़ेगा तो बीटा कम हो जाएगा। एक तो आंसर ये है। बट क्वेश्चन ने इसी क्वेश्चन को एक्सट्रीम कर दिया। एक्सट्रीम क्या कर दिया? क्वेश्चन बोला है व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेस आर फार अपार्ट। फार अपार्ट मतलब बहुत ही दूर ले गए। व्हेन डी इज वेरी लार्ज, व्हेन डी इज वेरी लार्ज, बहुत दूर ले गए, इंप्लाइज क्या होगा, इंप्लाइज बीटा विल बी, क्या होगा, बीटा क्या आएगा, बहुत स्मॉल आएगा। बीटा बहुत स्मॉल आने का मतलब ये है कि कहां पे ब्राइट बन रहा है और कहां पे डार्क बन रहा है, वो हम उन दोनों के बीच में हम मतलब कॉन्ट्रडिक्शन और क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कहां पे डार्क बनेगा और कहां पे ब्राइट बनेगा। अगर डी को आपने क्या कर दिया, बहुत लार्ज कर दिया, बीटा बहुत स्मॉल आएगा, तो इसके लिए वर्ड आता है कि देयर विल बी पुअर कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब है कि कितना आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहां पे डार्क बनेगा, कहां पे ब्राइट बनेगा। अगर बीटा बहुत कम हो गया, तो दोनों इतना आपस में ओवरलैप कर रहे हैं कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कहां पे मैक्सिमा है कहां पे मिनिमा है। पुअर कंट्रास्ट बिटवीन सी आई एंड डी आई, तो क्या होगा, उसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हो, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन अगला है, उसमें क्या बोला है, डी को बहुत कम कर दिया, तो क्या होगा, अगर डी बहुत स्मॉल है तो क्या होगा, अगर डी बहुत स्मॉल है तो क्या आएगा, व्हेन डी इज स्मॉल या वेरी स्मॉल तो क्या होगा, व्हेन डी इज स्मॉल तो क्या आएगा, बीटा इज वेरी लार्ज इंप्लाइज सिंगल फ्रिंज में कवर दी होल स्क्रीन। एक ही फ्रिंज जो है पूरी स्क्रीन कवर कर लेगी, तो तब भी आप इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा इंटरफेरेंस जो है खत्म होता है, ठीक है। अब हमें 1-1.5 क्लास लगेगी डिफ्रैक्शन कराने में, फिर चैप्टर खत्म, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय।